हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक चौहान। वेलकम टू एडीआरजीएस एकेडमी। डेली 10 करंट अफेयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाएं। विलय दिवस, एक्सेशन डे, हाल ही में मनाया गया 26 अक्टूबर को। ठीक है, 26 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है आपका विलय दिवस। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जो आप वर्तमान में जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, वो है आपकी केंद्र शासित प्रदेश है। उस समय में रियासत था जब इसका भारत में विलय हो, तो भारत में विलय इसका हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। और इसी दिन कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह ने ऐतिहासिक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसीलिए 26 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विलय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार 76वां विलय दिवस मनाया जा रहा है। आगे देखते हैं, माइक जॉनसन हाल ही में चर्चा में रहे। माइक जॉनसन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इन्हें स्पीकर नियुक्त किया गया है और रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है, जबकि अमेरिका में इस समय जो सत्ताधारी दल है वो क्या है, डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित। आपके जो राष्ट्रपति जो बिडेन है वो किससे है, डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो स्पीकर विपक्ष से हैं और एक महत्वपूर्ण पद है अमेरिका के राजनीतिक प्रोटोकॉल में। अगर देखें पॉलिटिकल प्रोटोकॉल में, तो ये तीसरे नंबर पर आते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद, इसलिए इनका नाम जानना आवश्यक है। ठीक है, माइक जॉनसन। ट्राइडेंट हाल ही में चर्चा में है। ट्राइडेंट ट्राइडेंट का जो तात्पर्य होता है त्रिशूल जैसा। ठीक है, तो देख लेते हैं है क्या ट्राइडेंट। न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप है, एनडीटी है ये, शॉर्ट में आप एनडीटी बोल सकते हैं। न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप है जिसे चीन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, चीन के द्वारा। किस लिए, न्यूट्रिनो, जैसे कि इसके नाम के साथ ही लिखा है, जुड़ा हुआ है न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग। तो न्यूट्रिनो पार्टिकल का पता लगाने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी की जगह वेस्टर्न पैसिफिक ओशन भी वर्ड यूज किया जा सकता है, आपके ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। साउथ चाइना सी इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। क्लियर। चीनी भाषा में ट्राइडेंट को जब अनुवाद करते हैं तो उसका तात्पर्य आता है ओशन बिल या लिंग। ठीक है, ये दोनों नाम आप याद रखिए, पूछे जा सकते हैं। निर्माण के उपरांत यह दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप अर्थात एनडीटी बनेगा। अभी देख लेते हैं, अभी वर्तमान में सबसे बड़ा कौन सा है, तो वर्तमान में सबसे बड़ा है आइस क्यूब। ठीक है, इसे अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया है और ये अंटार्कटिका की गहराई में अवस्थित है। अंटार्कटिका समुद्र में इसे स्थापित किया गया। एक्स्ट्रा शॉर्ट में देख लेते हैं वास्तव में न्यूट्रिनो क्या है। न्यूट्रिनो को घोस्ट पार्टिकल या भूत पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है, भूतकण के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, ये सब देख लेते हैं। तो न्यूट्रिनो है आपका उच्च ऊर्जा युक्त सब एटॉमिक कण। ठीक है, सब एटॉमिक कण है, जैसे आपके प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन, उसी तरह ये सब एटॉमिक कण है और ये इलेक्ट्रॉन के समान है, उच्च ऊर्जा युक्त। ठीक है, उच्च ऊर्जा युक्त जरूर याद रखिए, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो सनलाइट के लगभग बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन के समान है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के समान ही, लगभग द्रव्यहीन है, कुछ बहुत ही ना के बराबर इसमें जो है द्रव्यमान होता है। साथ ही न्यूट्रॉन के समान इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई भी चार्ज इसमें नहीं होता, याद रखें। अब इनके बारे में देख लेते हैं उत्पन्न कैसे होते हैं। तो तारों, ठीक है, जो आपके स्टार होते हैं उनके कोर में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, साथ ही इनकी संख्या की अगर बात की जाए, मात्रा की बात की जाए, तो ब्रह्मांड में फोटान के बाद, ठीक है, फोटान के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कण है पार्टिकल। सर्वव्यापी है इसका स्वभाव क्या, सर्वव्यापी होने के कारण ब्रह्मांड के विषय में पर्याप्त जानकारी समेटे है। अगर आप न्यूट्रिनो के विषय में जान लेते हैं तो ब्रह्मांड की बहुत सी अनसुलझी कहानियों को आप जान सकेंगे। ठीक है, उसके रहस्य से पर्दा उठाने में काफी हद तक आप सफल हो सकते हैं। क्लियर। तो ये रहा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप के विषय में जो हालिया जानकारी है, रिसर्च से संबंधित है। इसके आगे बढ़ते हैं। आईआईटी कानपुर और एयर बस के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, महत्वपूर्ण समझौता है, तो देख लेते हैं क्या है उसमें। इसका उद्देश्य क्या है इस समझौते का, दोनों के बीच एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। भारत में एरोस्पेस छात्रों की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना, साथ ही इस क्षेत्र में शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक है, एजुकेशन, इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देना है। साथ ही एरोस्पेस के जो छात्र हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से संबंधित छात्र हैं, उनकी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना है। ठीक है, उनके नॉलेज लेवल को एनहेंस करना है। यह समझौता भारत में एरोस्पेस क्षेत्र में टैलेंट पूल का निर्माण करेगा। ठीक है, टैलेंट पूल का निर्माण करेगा, ऑब्वियस है। और इसके लिए दोनों संस्थानों के बीच एमओयू हस्ताक्षरित हुए। क्लियर, यह हम आपको बता ही चुके हैं।
आगे बढ़ते हैं, इसमें एक्स्ट्रा शॉर्ट के अंतर्गत देख लेते हैं एयरबस है क्या। एयरबस के विषय में, यूरोपियन बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस निगम है। क्या है? यूरोपियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस कॉर्पोरेशन है। मल्टीनेशनल का मतलब कि यूरोप के अंदर जो कई राष्ट्रों में, कई राष्ट्र इसके हितधारक हैं, इसके स्टेक होल्डर्स हैं, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है आपका लीडेन, लीडेन नीदरलैंड में। ठीक है, इसके कई कई राष्ट्र, अगर कई राष्ट्रों से मिलकर बना हुआ है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी कई जगह है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कई जगह है, एक जगह नहीं पर है। स्विट्जरलैंड में मिलेगा मिलेगा स्पेन में, जर्मनी में, कई जगह पर इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको दिखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा एयरलाइनर निर्माता, ये इसकी उपलब्धि है। ठीक है, इसकी विशिष्टता है एयरबस की, ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरलाइनर निर्माता है। लेकिन ये केवल एयरलाइंस ही नहीं डेवलप करता है, साथ ही ये हेलीकॉप्टर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कूदा हुआ है। आगे चलते हैं, राजकुमार राव हाल ही में चर्चा में है। ये देख लेते हैं किस मुद्दे पर राजकुमार राव, ठीक है, ये एक अभिनेता है बॉलीवुड के, किस मुद्दे पर, किस कारण चर्चा में, इसे देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव, ठीक है, साथ ही 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त करने पर विचार कर रहा है। लगभग फाइनल ही है। ठीक है, तो अभी तक स्थिति है कि राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन आइकॉन नियुक्त किया जाएगा। कौन से ऐसे 5 राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, आपको याद होने चाहिए। मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, एमपी और राजस्थान, मध्य प्रदेश अर्थात एमपी और राजस्थान। इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, साथ ही 2024 में लोकसभा चुनाव होने। और ईसीआई की परंपरा रही है कि नेशनल आइकॉन को वो चुनाव के आसपास चुनता है, क्योंकि उसका मानना है कि मतदाता चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए से प्रेरित होते हैं, क्योंकि ये नेशनल आइकॉन इस तरह चुने जाते हैं जो लोगों के रोल मॉडल हों, लोग इनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, फॉलो करते हैं, करना चाहते हैं, इनकी बातें सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, इस एक्स्ट्रा शॉर्ट में आप इनमें देख लेते हैं, देख लीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सीईसी राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार सीईसी हैं। और चुनाव आयोग ईसीआई की जो स्थापना हुई थी वो है आपकी 25 जनवरी 1950। पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस एक्स्ट्रा शॉर्ट के अंतर्गत जगह दी है। अमोल मजूमदार हाल ही में चर्चा में है। अमोल मजूमदार भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पर, ठीक है, मुख्य कोच के पद पर नियुक्त किया है। अभी तक क्या था, स्थायी कोच नहीं था कोई। ठीक है, रमेश पोवार किसी कारण से बाहर कर दिए गए थे, जो पहले कोच थे, उनके स्थान पर अमोल मजूमदार को लाया गया। लेकिन बीच के टाइम पर अंतरिम कोच के रूप में भूमिका निभा रहे थे ऋषिकेश कनितकर। ऋषिकेश कनितकर के स्थान पर आए हैं। ऋषिकेश कनितकर अंतरिम थे, ठीक है, परमानेंट कोच नहीं थे। परमानेंट कोच थे रमेश पवार। अमोल मजूमदार की अगर क्रिकेट करियर की बात करें तो इन्होंने राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व तो नहीं किया। प्रथम श्रेणी के क्रिकेट इन्होंने बहुत खेले हैं। रणजी की तरफ से खेले हैं, रणजी खेले हैं, असम की तरफ से भी खेले हैं, मुंबई की तरफ से, और ठीक है, दिलीप ट्रॉफी, ऐसे जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट होते हैं इनमें इनका शानदार रिकॉर्ड रहा है। आगे चलते हैं, प्रोफेसर सारंगदेव हाल ही में चर्चा में है। देख लेते हैं किस कारण से सारंगदेव जी चर्चा में है। तो डब्ल्यूएचओ ने इन्हें टीबी सलाहकार समूह, ठीक है, टीबी एडवाइजरी ग्रुप में नियुक्त किया है। और इनकी विशिष्टता है कि संचालन, प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, भारत में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का जो नेतृत्व था वो भी प्रोफेसर सारंगदेव के द्वारा बहुत ही ईमानदारी से किया गया। और संभवतः इसी कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ लड़ाई में रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह स्टैग टीबी के सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया है। एक्स्ट्रा शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि स्टैग टीबी क्या है, WHO क्या है। ठीक है, तो स्टैग टीबी है आपका स्ट्रेटजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेटजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस आपका टीबी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तपेदिक, पर तपेदिक कोई जानता नहीं है। ठीक है, सभी लोग टीबी जानते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के चाहे इंग्लिश मीडियम के। टीबी और ये जो आपका स्टैग टीबी है, ये कौन सी भूमिका निभाता है, तो ये टीबी महामारी को समाप्त करने के वैश्विक मिशन में सक्रिय योगदान देता है। साथ ही WHO को तकनीकी और वैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन।
WHO के विषय में तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। फुल फॉर्म आपको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्लियर। एस जयशंकर की किर्गिस्तान यात्रा। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं और इनकी हाल ही में किर्गिस्तान की यात्रा की गई है और वहां पर किर्गिज राष्ट्रपति सदर झापारोव के साथ इनकी मुलाकात हुई और सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों के मामलों पर चर्चा हुई। जिन क्षेत्रों पर चर्चा हुई जो प्रमुख है उन पर हम बात कर लेते हैं। ये है आपका बैंकिंग, रक्षा, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल और निवेश, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन क्षेत्रों पर मुख्य रूप से बात हुई। इनके अलावा भी बातचीतें हुई हैं पर मुख्य बातें आपकी इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित रही। साथ ही इस अवसर पर बिश्केक में आयोजित हो रहा है आपका SCO, ठीक है, SCO का काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक, CHG, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। ये राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन है जिसमें भाग लेंगे। ठीक है, बिश्केक राजधानी है और इन किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इनकी राजधानियां बहुत पूछी जाती हैं, तो आप बिश्केक को याद रखिए, किसकी है? किर्गिस्तान की। तो बिश्केक में भाग लेंगे वो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, किसकी? SCO की, संघाई सहयोग संगठन। एक्स्ट्रा शॉर्ट में देख लेते हैं कि संघाई सहयोग संगठन SCO है क्या। तो SCO आपका है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई? 2001 में, लेकिन मूल रूप से इसकी स्थापना हुई थी 96 में। तब इसे संघाई 5 बोला जाता था और बाद में जब अन्य सदस्य जोड़े जाने थे तो इस संघाई 5 की प्रासंगिकता समाप्त हो गई और इसका नाम बदलकर SCO कर दिया गया 2001 में। क्लियर। संघाई 5 में जो 5 है ये उनके मेंबर्स को, जो संस्थापक सदस्य देश हैं, उनका नाम उनको रिप्रेजेंट करता है। ये 5 देश कौन कौन से? रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये पूछा जाता है और ये गलती कराता है। कहाँ गलती कराता है मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल हम देख लेते हैं कि वर्तमान सदस्य कितने हैं। तो वर्तमान सदस्य हैं 8, 3 और बढ़ गए हैं संघाई 5 में। संघाई 5 के 5 एज इट इज हैं जैसे मैंने ऊपर बताया। इसके अलावा भारत, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। हाँ, और गलती कहाँ कराता है संघाई 5? उज्बेकिस्तान के मुद्दे पर। उज्बेकिस्तान संघाई 5 का हिस्सा नहीं, ये आपको याद रखना है क्योंकि ऑप्शन में आपकी यहाँ पर उसको रखेगा और आपसे गलती कराता है। तो उज्बेकिस्तान को ध्यान में रखिएगा, उज्बेकिस्तान के माध्यम से ही संघाई 5 में गलतियां होती हैं आपसे। आगे चलते हैं। जमरानी बांध परियोजना, ठीक है, बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। देख लेते हैं क्यों चर्चा में है। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, इन दोनों को मर्ज किया गया है। ठीक है, PMKSY और AIBP को के अंतर्गत शामिल किया है। तो इसके अंतर्गत देख लेते हैं कि अगर कोई योजना PMKSY AIBP के अंतर्गत शामिल है तो वो क्या विशेष स्थिति अर्जित कर लेती है। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं जमरानी बांध परियोजना। यह है कि कहाँ पर अवस्थित है? इसे गोला नदी पर बनाया गया। गोला नदी किसकी है? गोला नदी रामगंगा की सहायक नदी है। ठीक है, उत्तराखंड में इसका निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? जमरानी गांव के पास, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और उत्तराखंड में अवस्थित इस बांध परियोजना से उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जिले सिंचाई, बिजली, पेयजल की सुविधा से लाभान्वित होंगे। चूंकि परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है तो उसका तात्पर्य है कि ये बहुत से उद्देश्य समेटे हुए, जैसे सिंचाई, जैसे बिजली, जैसे पेयजल। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर। तो उत्तर प्रदेश के कौन से राज्य जिले से लाभान्वित हो रहे हैं? रामपुर और बरेली। ठीक है, 2 जिलों को इससे प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। और वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो नैनीताल में तो स्थित, तो नैनीताल को लाभ मिलना है, साथ ही उधम सिंह नगर को। क्लियर। एक्स्ट्रा शॉर्ट में देख लेते हैं PMKSY AIBP, ये केंद्र सरकार की योजना और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसके विषय में जानकारी जरूर होनी चाहिए। AIBP है आपका एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ठीक है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम इसका हिंदी वर्जन है। PMKSY आप जानते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये दोनों अलग अलग टाइम पर आई और बाद में मर्ज कर देंगे। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा PMKSY का गठन किया गया, जबकि 96 के समय से ही अस्तित्व में थी आपकी AIBP। AIBP के जो 96 में स्थापित की गई, इसका उद्देश्य क्या था? राज्यों को फाइनेंशियली असिस्ट करना बड़ी परियोजनाओं के लिए। ठीक है, सिंचाई परियोजनाएं जो बड़ी हैं उस चूंकि बहुत ज़्यादा फंडिंग की इसमें आवश्यकता होती है, तो केंद्र इसमें फाइनेंशियली सपोर्ट करता है स्टेट को ऐसी बड़ी और महंगी परियोजनाओं के लिए। अब इसे जैसे जमरानी है तो जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना है, बड़ी परियोजना है, तो उत्तराखंड के फंडिंग के मुद्दे पर
यहाँ इसको लाभ मिलेगा। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना की कैटेगरी होती है 75 रेशियो, 75 और 25 का रेशियो होता है केंद्र राज्य के बीच। सामान्य स्टेट्स में और हिल स्टेट्स में या विशेष राज्यों में, पहाड़ी राज्यों में होता है 90-10। ठीक, इसका तात्पर्य क्या है? सामान्य राज्यों में 75% फाइनेंस की व्यवस्था केंद्र करेगा और 25 राज्य खुद करेगा, और विशेष राज्यों के मामले में 90% की व्यवस्था केंद्र करेगा, 10% का इंतजाम राज्य को स्वयं करना पड़ेगा। क्लियर? तो जमरानी आपकी गोला नदी पर अवस्थित है। गोला नदी जरूर याद रखिए, क्योंकि ये रामगंगा की सहायक नदी। जब ऑप्शन में आपके गोला नदी ना हो तब आप रामगंगा नदी को हिट करेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री की तुलसी पीठ चित्रकूट यात्रा। तुलसी पीठ चित्रकूट में है, और चित्रकूट देख लेते हैं। चित्रकूट में आपको दिक्कत आएगी क्योंकि चित्रकूट आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में है। आइए देख लेते हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश के चित्रकूट, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है मध्य प्रदेश के चित्रकूट स्थित तुलसी पीठ की हाल ही में यात्रा संपन्न की गई, और इस दौरान उन्होंने कांच मंदिर में पूजा और दर्शन किए। कांच मंदिर में पूजा, ये मंदिर याद रखिए जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। साथ ही 3 पुस्तकों का विमोचन, और इन्हें जरूर याद रखिए, तीनों पुस्तकों को जिनका उनके द्वारा विमोचन किया गया। पहला है आपका अष्टाध्यायी भाष्य। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की, और इस पर भाष्य लिखा गया है, उसका विमोचन किया उन्होंने। रामानंदाचार्य चरितम, ठीक है, रामानंदाचार्य वैष्णव संत थे, इनके ऊपर साहित्य है, ये दोनों आपके संस्कृत में है। और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला, ये हिंदी में है। ये 3 जो आपकी पुस्तकें, इनका विमोचन प्रधानमंत्री के द्वारा तुलसी पीठ में किया गया, और इन पुस्तकों का जो संपादन है वो तुलसी पीठ के द्वारा किया गया है। ठीक है, तुलसी पीठ को देख ले तो तुलसी पीठ मध्य प्रदेश के चित्रकूट में सतना जिले में अवस्थित है। यहाँ का चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी नहीं रखता, याद रखिए। मध्य प्रदेश का जो चित्रकूट है वो क्या है? नगर पंचायत, नगर पंचायत। जबकि उत्तर प्रदेश का चित्रकूट क्या है? आपका डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर? ये दोनों चित्रकूट भौगोलिक दृष्टिकोण से एक ही हैं। ठीक है, भौगोलिक दृष्टिकोण से दोनों चित्रकूट एक हैं, लेकिन बीच में यूपी, इस एक बॉर्डर बनता है यूपी और एमपी के बीच। तो एमपी का जो चित्रकूट है वो नगर सतना जिले में आता है, जबकि यूपी का जो चित्रकूट है ये एक डिस्ट्रिक्ट की हैसियत रखता है। क्लियर? तो एक महत्वपूर्ण क्या है, ये तुलसी पीठ क्या है? महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान है। इसे हिंदू धार्मिक साहित्य के अग्रणी प्रकाशकों में से एक माना जाता है। हिंदू धार्मिक साहित्य के अग्रणी प्रकाशकों में से एक माना जाता है। जैसे आप गोरखपुर प्रेस देखते हैं, उसी तरह का आपका तुलसी पीठ है। इसके द्वारा महत्वपूर्ण प्रकाशन हिंदू धर्म से संबंधित साहित्यों के किए जाते हैं। इसकी स्थापना की थी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने 1987 में। यह तिथि, इसके सन ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, रामभद्राचार्य बस आप याद रखिए। क्लियर? तो ये रही आज की महत्वपूर्ण घटनाएं। मिलते हैं हम अगले सेशन में, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।